एक विमान, 45 यात्री और एक भयानक दुर्घटना। हवा में मानो मौत का सफर। 1972 का वो दिन जब एंडीज की पहाड़ियों में एक विमान गायब हो गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन, और ये यात्री जो इस विमान में सफर कर रहे हैं, क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे? जानिए इस वीडियो द मिरेकल ऑफ एंडीज में। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक छोटा चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सैंटियागो में, और इसमें बैठने वाले लोग हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स इस प्लेन में मौजूद हैं, इंक्लूडिंग रग्बी प्लेयर्स और इनके कुछ फैमिली मेंबर्स। ये उड़ान सिर्फ 3 घंटे की होने वाली थी, मगर रास्ते में बीच में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियां। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, और हिमालयाज की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पर हैं। दोस्तों, यही सुंदर पहाड़ियां इस वीडियो में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक सपना बनके निकलेंगी। दरअसल 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन को अर्जेंटीना में अपनी उड़ान रोकनी पड़ती है। अगला दिन 13 अक्टूबर ये विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट्स ने देखा कि मौसम बहुत साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक इनका सफर काफी सुहाना रहता है। मगर 3:21 पे अचानक से प्लेन में भयानक टर्बुलेंस देखने को मिलता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल एक साथ आ जाते हैं, और अब पायलट्स कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं। इसी के चलते अचानक प्लेन में अलार्म्स और वार्निंग लाइट्स चमकने लगती हैं। किसी को भी ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पैसेंजर सीट्स में बैठे कुछ रग्बी प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा निडर थे, तो वो ये मजाक बनाते हैं कि टर्बुलेंस एक छोटी सी ही घटना है, इसमें चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। इन्हीं सब के बीच एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है कि वह पहाड़ियों से काफी नजदीक आता जा रहा है। जैसे ही प्लेन के आसपास से बादल हटते हैं, तो पायलट्स ये रियलाइज करते हैं कि उनके ठीक सामने बहुत ज्यादा करीब एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। बादलों के होने की वजह से पायलट्स इन पहाड़ी को बहुत देर से एनालाइज कर पाते हैं, तो वो दोनों ही पायलट्स इमीडिएटली प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। मगर अफसोस, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनकी कोशिशों के बावजूद प्लेन का पीछे वाला हिस्सा पहाड़ी से आखिर टकरा ही जाता है, जिससे प्लेन का पूरा रोअर पोर्शन अलग हो जाता है। पीछे की 2 सीटों में जो रो थी, उसके पैसेंजर्स लिटरली प्लेन से उड़ जाते हैं, जिसमें 3 पैसेंजर्स शामिल थे। कुछ ही सेकंड्स बाद एक और कोलिजन होता है। प्लेन का लेफ्ट विंग टूट जाता है और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं, और अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन बचा था, जो सीधा जाकर गिरता है एक ग्लेशियर में 350 किलोमीटर की स्पीड से, और 750 मीटर नीचे जाकर यह फाइनली एक लास्ट टकराव लेता है एक पहाड़ी से। प्लेन में अब सब कुछ तहस नहस हो गया था। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिसमें दोनों ही पायलट्स अनफॉर्चुनेटली इमीडिएटली ही मारे जाते हैं। ये प्लेन अब एंडीज की किसी पहाड़ी पे 3750 मीटर की ऊंचाई पर था। मगर सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि 3 कोलिजन्स के बावजूद 45 पैसेंजर्स में से 33 पैसेंजर्स अभी भी जिंदा बचे थे। मगर अफसोस, बेचारे ये पैसेंजर्स ये नहीं जानते थे कि मौत से लड़ने की उनकी लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है। 13 अक्टूबर की ही बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से घट के 28 हो चुका था। इन जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बची कुची बॉडी को इस्तेमाल किया अपने शेल्टर के तौर पे। लगेज का सामान, कुछ सीट्स और सीट कवर के इस्तेमाल से पैसेंजर्स प्लेन को अंदर से बंद कर लेते हैं, ताकि यह बच सकें बर्फीली और जानलेवा हवा से। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के देश से 11 अलग अलग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और टीम्स रेस्क्यू में लग जाती हैं। ये बिल्कुल सही सर्च एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर फिर भी एग्जैक्टली इस क्रैश साइट को नहीं ढूंढ पाते हैं। सर्वाइवर्स प्लेन का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए कई चीजें ट्राई करते हैं, जैसे वह जमीन में पड़े प्लेन में लिपस्टिक से SOS लिखने का ट्राई करते हैं, मगर अफसोस उनके पास इतनी लिपस्टिक्स नहीं होती हैं। सर्वाइवर्स अपने सूट केसेस से
क्रॉस का निशान बर्फ में बनाते हैं, मगर यह तरीका भी काम नहीं करता है और 14 अक्टूबर को ही इन्हें 3 एयरक्राफ्ट अपने ऊपर दिखाई पड़ते हैं, मगर अफसोस ये किसी भी एयरक्राफ्ट तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं और एक और दिन गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर। बचे हुए लोग ये रियलाइज करते हैं कि वह इस प्लेन के अंदर बस बैठ कर ही जिंदा तो नहीं रह पाएंगे, तो वो लग जाते हैं पानी और खाने के इंतजाम में। एक पैसेंजर फीटो स्ट्रॉच पानी निकालने के लिए बर्फ को एक मेटल में सूरज की रोशनी के सामने रखता है, जिससे बहुत कम मात्रा में ही सही मगर पानी का कुछ इंतजाम तो हो जाता है। अगला दिन 16 अक्टूबर। क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पेरेडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है, उन्हें दिखता है कि उनकी माँ मारी जा चुकी हैं इस प्लेन क्रैश में और उनकी 19 साल की बहन हालत में बेहद नाजुक हो चुकी है। पेरेडो पूरी कोशिश करते हैं कि वह अपनी बहन को बचा सके, मगर अफसोस क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी दम तोड़ देती है अपनी इंजरीज के चलते। 21 अक्टूबर। क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भी अपने हाथ खड़े कर देती हैं। अब तक सबको ये लगने लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का पता नहीं चला है, तो उम्मीदें ना के बराबर ही हैं कि कोई भी इस प्लेन क्रैश में सरवाइव कर पाया होगा। तो इसी के चलते 142 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली ये सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच प्लेन में मौजूद एक शख्स रॉय हार्ली, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स के एंथुजियास्ट थे, उन्हें एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है, जिससे वो कोशिश करते हैं अपना मैसेज दुनिया को भेजने की, मगर अफसोस ये रेडियो बस वन वे कम्युनिकेशन सपोर्ट करता था। सर्वाइवर्स बस बाहर की चीजों को ही सुन सकते थे, मगर अपना कोई भी मैसेज बाहर नहीं भेज सकते थे। मगर क्रैश के 11 दिन बाद रेडियो में ये सुनते हैं कि इनकी फ्लाइट को रेस्क्यू करने वाले ऑपरेशंस बंद किए जा चुके हैं और अब कोई नहीं आने वाला इन्हें बचाने के लिए। ये खबर सुनते ही सभी पैसेंजर्स अब अपनी उम्मीद खो चुके थे, मगर इनमें से एक पैसेंजर फर्नांडो पेरेडो, जो अभी अभी मौत से लड़कर कोमा से उठे थे, वह ये फैसला करते हैं कि वो यहाँ से बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर निकलने की। अगले कुछ दिन बाद तक अब इन सर्वाइवर्स के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, तो ये सभी सर्वाइवर्स अब अपने जीने के लिए वो कदम उठाते हैं जिसे इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये डिसाइड करते हैं मरे हुए लोगों के मांस को खाकर सरवाइव करने का, मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि सभी पैसेंजर्स आपस में बहुत क्लोज थे। कुछ के भाई तो कुछ की बहन और माँ मरने वालों में शामिल थी, मगर अब और कोई चारा ना होने के कारण ये सभी गुजारा करते हैं उन डेड बॉडीज का मांस खाकर। हालत इससे बदतर हो नहीं सकती थी, मगर फिर उसी रात एक एवेलेंचे यानी स्नो का एक विशाल पहाड़ गिरते हुए आकर टकराता है इनके विमान से, जिससे अफसोस 8 और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब सर्वाइवर्स बचते हैं सिर्फ 19। Said, Roberto, you had it. You're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying. ये बचे हुए 19 लोग भी बर्फ में बुरी तरह दबे हुए थे विमान के अंदर ही, मगर बहुत कोशिशों के बाद और तूफान के गुजरने के 3 दिन बाद ये उस प्लेन से बाहर आ पाते हैं जिंदा। अब तक ये सर्वाइवर समझ चुके थे कि अगर ये यहाँ बैठे रहेंगे तो इनकी मौत तो निश्चित है। तो इन 19 सर्वाइवर्स में से 3 सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स कैनेसा, फर्नांडो और विसेंटीन ये निर्णय करते हैं कि ये पहाड़ियों में चढ़ाई करेंगे और यहाँ से बाहर निकल मदद लाने की कोशिश करेंगे। सभी सर्वाइवर्स इन तीनों को खाने का थोड़ा ज्यादा राशन, थोड़े ज्यादा गर्म कपड़े और अन्य मेडिसिन की चीजें देते हैं, ताकि ये तीनों इनकी मदद से अपनी ट्रैकिंग चालू कर सके। तो सबसे पहले ये तीनों अपने मौजूदा लोकेशन का अंदाजा लगाते हैं। ये क्रैश के पहले पायलट की एक स्टेटमेंट को याद करते हैं, जिसमें पायलट ने कहा था कि इनके जहाज ने कुरीको शहर को पास कर लिया है। तो ये अंदाजा लगाते हैं कि इनकी मंजिल वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर दूर चल के होगी, मगर अफसोस ये इन तीनों की सबसे बड़ी भूल होती है। दरअसल तूफान के चलते पायलट को खुद भी ये अंदाजा नहीं था कि कुरीको शहर के कौन सी साइड में ये लोग उड़ान भर रहे थे, जिसका मतलब ये तीनों ही सर्वाइवर्स निकल पड़े थे
एकदम उल्टी तरफ कुरिको शहर के। असलियत में तो इनकी क्रैश साइट 79 किलोमीटर ईस्ट में थी, चिली की एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। 15 नवंबर 1972 क्रैश के 33 दिन बाद अब ये तीनों ही निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट में चलने के बाद इन्हें अपनी हवाई जहाज का एक टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिससे ये कुछ चॉकलेट बार्स, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े और कुछ मेडिसिन इकट्ठा कर फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। 11 दिसंबर 1972 क्रैश के 59 दिन बाद फिर एक एवेलांचे आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। बचते हैं अब सिर्फ 16 सर्वाइवर्स। The avalanche, and it's the most deadly silence you may imagine. I couldn't move. सर्वाइवर्स में से एक 18 साल का लड़का कार्लोस मिगुएल सिलाई करना जानता था, तो वो रात की ठंड से सभी को बचाने के लिए बुनता है एक बड़ा सा कंबल कुछ कपड़ों और सीट कवर्स की मदद से। अगला दिन 12 दिसंबर 2 महीने पूरे हो चुके थे आज से क्रैश को हुए। ये 3 बहादुर आदमी पेरेडो, केनेसा और विंस्टीन अभी भी लगे होते हैं ट्रैकिंग में, मगर अफसोस अब धीरे धीरे इनका लाया गया मीट और पानी खत्म हो रहा था। तो ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि हम में से अब 2 लोग ही आगे जाएंगे और विसेंटीन को वापस क्रैश साइट की तरफ भेजा जाएगा खाने की कमी के कारण। 15 दिसंबर विसेंटीन डाउनहिल रास्ते से सिर्फ 1 घंटे में ही एयरक्राफ्ट सीट से स्लाइड करते हुए क्रैश साइट में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप ये समझिए कि जिस पहाड़ी को चढ़ने में इन तीनों को 3 दिन लग गए थे, वहाँ विसेंटीन डाउन हिल की मदद से सिर्फ 1 घंटे में पहुंच गए। मगर पेरेडो और केनेसा अभी भी आगे कदम से कदम मिला के बढ़ते चले जाते हैं। इस रास्ते में वो -30 से 35 डिग्री के मौसम की मार झेलते हैं, अपने शरीर की थकान को झेलते हैं, मगर अपने दिल में एक उम्मीद जिंदा रख बस आगे बढ़ते रहते हैं। मगर जैसे ही ये दोनों पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं, इन्हें दिखता है चारों तरफ सिर्फ दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। पेरेडो बहुत मुश्किल से कोशिश करते हैं कि कुछ और दिखाई दे जाए। फिर दूर वेस्टर्न होराइजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी में बर्फ नहीं है। ये देख मानो उनके अंदर एक बिजली सी कौंध पड़ती है। अब वो दोनों दुगनी हिम्मत से निकल पड़ते हैं उन दोनों चोटियों की तरफ। पेरेडो और केनेसा अगले कई दिनों तक हाइकिंग करते रहते हैं और फिर इन्हें इनकी मेहनत का फल मिलता है। इन्हें एक वैली मिलती है जहां एक नदी बह रही थी। ऐसी सिचुएशन से लड़ते हुए एक नदी तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों। और अब ये नदी के रास्ते में ही डाउन हिल की तरफ चल पड़ते हैं। इन दोनों का ही शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका होता है। खाने के नाम पे जो मीट बचा भी था वो अब खत्म होने को था। मगर फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर 1972 को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है। खेतों में कुछ गाय दिखाई देती हैं और नदी के दूसरे किनारे घोड़े पे बैठे 3 लोग दिखाई पड़ते हैं। पेरेडो जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, अपने हाथों को हवा में हिलाते हैं और अब आप भगवान का इसे चमत्कार कहिए या इन सर्वाइवर्स की हिम्मत, उन तीनों में से एक घोड़े में बैठा आदमी नदी के उस पार से इन्हें देख लेता है और वो वापस चिल्लाता है टुमारो, यानी कि वो कहना चाहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठ दोबारा आता है और अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल भी लाया होता है। वो इस पेपर को पत्थर में फोल्ड कर नदी के इस साइड पेरेडो के पास फेंकता है। पेरेडो को अब पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। पेरेडो स्पेनिश भाषा में इस पेपर में लिखते हैं, मैं उस प्लेन का पैसेंजर हूँ जो माउंटेन में कहीं क्रैश कर गया था। मैं उरुग्वे देश से आया हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर अभी भी मौजूद हैं। हमें जल्दी से मदद की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं जानते हमें कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है, हम कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं है। प्लीज़ हमें बचा लो, हम कहाँ पर हैं। दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करता है एक चिली देश का किसान सर्गियो कैटेलान। वो इस नोट को पढ़
इशारों से पेडेरो और केनेसा को समझाता है कि वो सब समझ गया है। अपने साथियों से बात करने के बाद उसे असल में याद आता है कि हाँ, एक प्लेन क्रैश की खबर आई तो थी आज से करीब 2 महीने पहले, और ये बात का एहसास कर वो सभी चौंक जाते हैं। उन्हें मानो ये यकीन ही नहीं होता है कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अब तक कोई जिंदा बच सकता है। सर्गियो ब्रेड का एक टुकड़ा फेंकते हैं नदी की दूसरी तरफ और निकल जाते हैं वहां से अपने घोड़ों से 10 घंटे दूर के सफर में सबसे करीब चिलियन शहर के पास। फाइनली ये शहर पहुंच जाते हैं और ये चमत्कारी खबर और लेटर आर्मी कमांड को देते हैं। आर्मी कमांड तुरंत ही सैंटियागो में मौजूद आर्मी के हेडक्वार्टर को कांटेक्ट करती है। इसी बीच ये किसान पेरेडो और केनेसा को भी घोड़ों की मदद से लॉस मोइटैस शहर में लेकर आते हैं, जहां इन दोनों को कुछ मदद दी जाती है। बाद में तहरीफ करने पर यह पता चलता है कि जहां से पेरेडो और केनेसा हाइक करते हुए आए थे वो लोकेशन असल में 61 किलोमीटर की थी। मतलब आप मान सकते हैं कि इन दोनों ने ही अपनी उम्मीद के दम पर 61 किलोमीटर तक बिना किसी औजार के ट्रैकिंग की थी। अब ये पूरी कहानी ही दुनिया में हवा की तरह फैल जाती है। चिली की एयरफोर्स इमीडिएटली 3 हेलीकॉप्टर भेजती है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। आर्मी ऑफिसर्स पेरेडो और केनेसा को इंटरव्यू कर लोकेशन की इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं। आर्मी ऑफिसर्स पेरेडो को हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं ताकि बचे हुए सर्वाइवर्स की एग्जैक्ट लोकेशन बिना ज्यादा समय गवाए उन्हें मिल सके। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर्स सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं उस लोकेशंस को जहां पे बाकी सर्वाइवर्स मौजूद थे। टोटल में 16 सर्वाइवर्स यहां से रेस्क्यू किए जाते हैं। इनमें से कुछ को एल्टीट्यूड सिकनेस, कुछ को डिहाइड्रेशन, मॉल न्यूट्रिशन की दिक्कतें हो चुकी थी, मगर ये सभी सर्वाइवर्स रिकवर कर जाते हैं। दोस्तों, ये अविश्वसनीय कहानी दुनिया को एक सीख देती है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हम में से हर एक शख्स अपनी हिम्मत के दम पर दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। और यही थी दोस्तों पूरी कहानी द मिरेकल ऑफ एंडीज की। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और आप मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए, और हमें ऐसे वीडियोस और लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलता हूं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।